Hello students, so in this video I will explain you the chapter 15 our environment. पहला टॉपिक है हमारा our environment. The environment includes our physical surroundings like air, water bodies, soil and all the organisms such as plant, animals, human beings and microorganisms like bacteria and fungi. जो हमारा environment है उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, हमारी physical surroundings आती है, यानी कि हवा, पानी, मिट्टी और वे सारे जीव आते हैं जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, ह्यूमन बीइंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलकर ही क्या बनती है, हमारी प्रकृति यानी कि हमारी इन्वायरमेंट बनती है। इसमें हमारे आगे पहला टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, जैसे कि हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या होता है, दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस इन नेचर in due course of time by the action of microorganism like certain bacteria are called biodegradable वेस्ट। यानी कि वो वेस्ट मटेरियल जिसको हम किस में बदल सकते हैं, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में, यानी कि ऐसे सब्सटेंस में जो जहरीला नहीं होता है, किसकी मदद से, नेचर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। ठीक है, एक ड्यू कोर्स टाइम में, यानी कि ऐसे समय में जिसमें वो आगे जाके यूज़ किया जा सके, उस वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। जैसे कि वूल, पेपर, वीट, वुड, ये सब किस चीज़ के एग्जांपल है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। सेकेंड है हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि वो वेस्ट जिसे हम किस में नहीं बदल सकते, जिसे हम नॉन पॉइजनस नहीं बना सकते और हार्मलेस नहीं कर सकते, ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, पेन, हमें पता है हज़ारों सालों तक प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती है और इधर से उधर ऐसे ही घूमती रहती है। हमारा अगला टॉपिक है इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, सॉइल, एयर एंड वाटर। जो इकोसिस्टम है वो किस चीज़ से मिलकर के बना है, प्लांट्स, एनिमल, डिकम्पोजर्स, सॉइल, एयर एंड वाटर। यानी कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम आर ए ग्रासलैंड, ए फॉरेस्ट, ए डेजर्ट। ये सब चीज़ें किसका एग्जाम्पल है, इकोसिस्टम का, यानी कि इसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारा सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम की इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज़ आती है। तो जैसे मैंने अभी बताया अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले है एबायोटिक कंपोनेंट्स। द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन ecosystem include the physical environment like soil, water and air along with the inorganic substance like carbon dioxide, nitrogen, oxygen etc present in them। यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, सारी टाइप्स की गैसेस, ये सब क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम के अबायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। ऐसे ही सेकंड है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, और इन लिविंग कंपोनेंट्स को भी हम तीन अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से जब कोई भी जीव अपना खुद का भोजन तैयार करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। जैसे कि हरे पौधे और ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे नीले शैवाल। ठीक है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। सेकेंड है हमारे पास कंज्यूमर्स। दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। यानी कि कंज्यूमर वे जीव होते हैं जो प्रोड्यूसर द्वारा बनाए गए भोजन को कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि खा लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, और इनको भी हम तीन अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि हर्बीवोरस, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, यानी कि हरी चीज़ों का सेवन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। तो हमारे जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, गोट, शीप, हॉर्स, डियर, ये सब क्या होते हैं, ये हर्बीवोरस होते हैं। सेकेंड ग्रुप है इनका कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी, यानी कि वे जानवर जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं।
ठीक है। जैसे लायन, टाइगर, फ्रॉग, ये सब क्या है, कार्निवोरस है। द स्मॉल कार्निवोरस विच फीड ऑन हर्बीवोरस, ठीक है, वे स्मॉल कार्निवोरस एनिमल्स जो किस पे डिपेंड करते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स पे, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर तो कौन है, जो हर्बीवोरस है। ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, जो हर्बीवोरस को खाते हैं। ठीक है, और विच फीड अपॉन द स्मॉल कार्निवोरस, लेकिन वो मांसाहारी जानवर जो छोटे मांसाहारी जानवरों को खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके के कंज्यूमर हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, और लास्ट ग्रुप है इसका ओमनिवोरस, यानी कि वे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस, यानी कि सर्वाहारी, जैसे कि इंसान, कुत्ता, कौवा, ये क्या है, दोनों ही तरीके के हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों जानवरों को खा जाते हैं और प्लांट्स को भी खा लेते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हमने पढ़ लिया। ठीक है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिज्म लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स लाइक फेसिस, यूरिन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, यानी कि डिकम्पोजर्स वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो सूक्ष्म प्राणी होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि बड़े से बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड को, चाहे वो मरे हुए पौधे हों, इंसान हों, एनिमल्स हों, ठीक है, या फिर उनका कोई भी वेस्ट सब्सटेंस हो, उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ करके उसकी कंपोस्ट बना देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, द डिकम्पोजर्स हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हैंस एक्ट एज क्लेंसिंग एजेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ये क्या है, मरे हुए पौधे और जानवरों की बॉडीज़ को समाप्त करने में मदद करते हैं, इसलिए हम इसे एनवायरनमेंट के क्लेंसिंग एजेंट भी कहते हैं। इट इज़ ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिकम्पोजर दैट द वेरियस न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच वर इनिशियली टेकन बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, एयर एंड वाटर रिटर्न टू द सॉइल, एयर एंड वाटर आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि डिकम्पोजर्स की मदद से ही वे सारे कंपोनेंट्स जो कि क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स द्वारा खा लिए गए थे, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो भी न्यूट्रिएंट को इन्वायरमेंट से प्राप्त करते हैं वो उनकी बॉडी में चल जाते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद जब डिकम्पोजर्स उन्हीं को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी द्वारा उनके पास गए थे वो वापस मिट्टी में ही आ जाते हैं। अगला है हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक पेस्टिसाइड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये वाला जो टॉपिक है ये हमको नहीं करना है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस से कट डाउन है, तो इस टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसको हम पढ़ेंगे, यानी कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट कैसे होती जा रही है। Ozone molecule is made up of cetones, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर के बना हुआ है। ऑक्सीजन गैस इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट इज़ नीडेड इन रेस्पिरेशन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन है वो किसके लिए ज़रूरी है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो ओजोन है वो क्या है, वो O3 है, यानी कि वो क्या है, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर के बना हुआ है। ओजोन इज़ ऑल्सो ए गैस बट इट इज़ पॉइजनस इन नेचर। ओजोन भी ऑक्सीजन की तरह एक गैस ही है, लेकिन ये क्या है, ये नेचर के लिए जहरीली होती है। ओजोन इज़ फॉर्म्ड हाई अप इन द एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के ऊपर अल्ट्रावायलेट की भारी रेडिएशन के एक्शन की वजह से जो ओजोन है वो एटमॉस्फेयर में बहुत हाई, बहुत ऊंची परत में फैली हुई है। दिस हैपन्स एज फॉलोज, और ये किस तरीके से होता है, द हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन स्प्लिट्स ऑक्सीजन गैस इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। कि जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो किससे आ रही है, यानी कि वो यूवी रेज जो सन से आती हैं वो क्या करती है, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस को फ्री ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ देती है। द फ्री ऑक्सीजन एटम्स दस प्रोड्यूस्ड आर वेरी रिएक्टिव, और वो जो ऑक्सीजन एटम अलग अलग हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वन ऑक्सीजन एटम रिएक्ट्स विद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन ओजोन मॉलिक्यूल। और अब ये जो अलग अलग ऑक्सीजन के फ्री एटम है ये किसी न किसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जाकर के
अटैच हो जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सन से आने वाली खतरनाक यूवी रेडिएशंस को रोक लेती है और हमारी अर्थ पे आने से उसे बचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, यानी कि CFCs, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू द यूज़ ऑफ केमिकल्स कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ओजोन लेयर है वो किस वजह से डिप्लेट हो रही है, वो CFCs की वजह से, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के जैसे केमिकल्स की वजह से ओजोन लेयर क्या है हमारी डिप्लीट हो रही है। हमारा लास्ट है गार्बेज। द हाउस होल्ड वेस्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड गार्बेज। जो घर का कूड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, गार्बेज बोलते हैं। और इसके डिस्पोजल के हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जैसे कि रिसाइकलिंग, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, इंसिनरेशन, लैंडफिल, सीवेज ट्रीटमेंट। सबसे पहले हमारे पास रिसाइकलिंग। द सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल आर रिसाइकल्ड, ठीक है। जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसे रिसाइकल्ड किया जा सकता है। जैसे कि वेस्ट पेपर को हम वापस से पेपर मिल में भेज सकते हैं ताकि वो उसका नया पेपर बना दे। ऐसे ही हमारा प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट है, यानी कि जो हमारे घर का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा है, जैसे कि बचा हुआ खाना, फल और फूल के, सब्जी के छिलके, ठीक है, पॉटेड प्लांट्स की पत्तियाँ, इन सब चीज़ों को क्या है हम कंपोस्ट में यानी कि खाद में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं हम इनको, क्या है, मिट्टी के गड्ढे बना करके उसमें डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं और इसको किस में बदल सकते हैं, खाद में, कंपोस्ट में, यानी कि मैन्योर में बदल सकते हैं। अगला है हमारा इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मीन्स रिड्यूसिंग टू ऐश, यानी कि किसी भी चीज़ को राख में बदल देना। द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऐश इज कॉल्ड इंसिनरेशन। किसी भी सब्सटेंस को इतने हाई टेम्परेचर में जलाना कि वो क्या किस में बदल जाए, राख में बदल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन बोलते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय हाउस होल्ड वेस्ट, केमिकल वेस्ट एंड बायोलॉजिकल वेस्ट। और इस प्रोसेस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, यानी जितना भी हाउस होल्ड केमिकल और बायोलॉजिकल वेस्ट होता है इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हम, इंसिनरेशन की प्रोसेस का यूज़ करते हैं। फोर्थ प्रोसेस है हमारे पास लैंडफिल, ठीक है। द डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज बाय पुटिंग इट इन लो लाइंग एरियाज ऑफ ग्राउंड एंड कवरिंग इट विद अर्थ इज कॉल्ड लैंडफिल। यानी कि बहुत सारे हमारे जो निचले स्थान होते हैं अर्थ के, वहाँ पे क्या है हम सारा डिस्पोजल वेस्ट भर देते हैं और उसका क्या है लेवल ऊंचा कर देते हैं और उसे मिट्टी से या अर्थ के किसी और टुकड़ों से क्या है ढक देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंडफिल कहते हैं। यानी कि हम उस जगह को पूरी तरीके से फिल कर देते हैं। लास्ट है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। द डर्टी ड्रेन वाटर कंटेनिंग यूरिन एंड feces विच इज़ कैरिड फ्रॉम आवर होम्स बाय द अंडरग्राउंड पाइप इज कॉल्ड सीवेज। हमारे घर से जा रहा यूरिन का और फेसिस का गंदा पानी, ठीक है, जो अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। इफ़ अनट्रीटेड सीवेज इज डम्प्ड इनटू ए रिवर इट कैन पोल्यूट द रिवर वाटर। अगर बिना साफ़ की हुई सीवेज क्या है डायरेक्ट रिवर्स में चली जाएगी तो वो क्या कर देगी, रिवर वाटर को पूरी तरीके से गंदा कर देती है और कभी कभी वो सीवेज और ड्रेनेज को भी चोक कर देती है। द सीवेज इज डिस्पोजल ऑफ बाय ट्रीटिंग इट एट अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसलिए जो सीवेज है वो रिवर्स में तभी डिस्पोज की जानी चाहिए जब वो क्या है, उससे पहले किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसका ट्रीटमेंट हो जाए, यानी कि उसकी सफाई हो जाए। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप अपने नोट्स अपने सामने ओपन करके रखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।